इस वीडियो में हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स सेकंड पेपर का जो है एनसीईआरटी बुक के तहत यह 9th चैप्टर होगा, 9वां चैप्टर, जिसको हम सेकंड पेपर में फर्स्ट चैप्टर मानकर चलेंगे। और यह जो है फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इलास्टिसिटी। ठीक है, ठोसों का यांत्रिक गुण, जिसमें हमको प्रत्यास्थता पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग विरूपक बल जिसे हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? फॉर्मिंस होता है रूप, और डिफॉर्मिंग मतलब उसे उस रूप को बिगाड़ देने वाला कोई बाह्य बल। किसी भी वस्तु के पास दो चीज़ होता है, एक उसके पास आकृति और दूसरा जो है उसका आकार। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बाह्य बल के कारण यदि उस वस्तु की आकृति अथवा आकार अथवा दोनों में परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो ऐसे बाह्य बल को हम लोग विरूपक बल जो है बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक प्लास्टिक की गेंद है, इसको हमने चारों तरफ से दबाया और इसका शेप कुछ इस तरह से हो गया, तब हम बोलेंगे कि यह क्या हो गया है? विकृत हो गया है, अर्थात यह विरूपित हो गया है। क्यों विरूपित हो गया? क्योंकि इस पर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स काम किया और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसकी आकृति क्या हो गई? खराब हो गई, इसका आकार बदल गया। तो ऐसे फोर्स को जो है हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। तो इसका डिफिनेशन जो है नोट किया जाए। वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकृति अथवा आकार या दोनों में परिवर्तन उत्पन्न करे, ऐसे बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, यह इलास्टिसिटी के अंतर्गत जो है हम लोग फर्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक बार और, वह बाह्य बल जो किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार या दोनों में परिवर्तन उत्पन्न कर दे, ऐसे बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता है, इसको जो है थोड़ा सा समझिए आप लोग। जब भी किसी वस्तु पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अथवा डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग अप्लाइड करते हैं तो उस वस्तु के आकृति अथवा आकार या दोनों में कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जब हम उस विरूपक बल को, बाह्य विरूपक बल को उस वस्तु पर से हटा लेते हैं तो हमें देखते हैं कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वे अपनी पूर्व आकृति अथवा आकार को प्राप्त कर लेती हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपने जो है पूर्व आकृति अथवा आकार को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए यह एक स्प्रिंग है और इस पर जो है कुछ हम फोर्स अप्लाइड किए, एक्सटर्नल फोर्स। जब यह फोर्स इस पर अप्लाइड होगा तो होगा क्या है? यह स्प्रिंग जो है कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, मतलब इसका जो है लंबाई बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, दबा दें, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब यह एक्सटर्नल फोर्स
हम हटा लें, अर्थात इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, तब हम देखते हैं कि यह स्प्रिंग अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो है अंतर परमाणविक बल काम करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं, और यह प्रत्यानयन बल जो है ठीक एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। इसी प्रत्यानयन बल के कारण यह स्प्रिंग जो है अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी गुण है जिसके कारण यह स्प्रिंग अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। इस गुण को जो है हम लोग इलास्टिसिटी का नाम देंगे, प्रत्यास्थता का नाम देंगे। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु जो है अपनी आकृति अथवा आकार में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसका डेफिनेशन नोट किया जाए। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु बाह्य विरूपक बल के कारण अपने आकृति अथवा आकार या दोनों में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जो वस्तु बाह्य बल के द्वारा उत्पन्न अपने आकृति अथवा आकार का ज़्यादा विरोध करेगी, वह वस्तु जो है उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यह एक स्टील की छड़ है और यह जो है एक रबर की छड़ है। इस पर अगर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया और इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया, तो हमें देखेंगे कि 5 न्यूटन का बल जब हम रबर पर लगाते हैं तो रबर तुरंत जो है रबर की लंबाई में बहुत शीघ्रता से जो है वृद्धि हो जाती है, और इसको जब हम छोड़ देते हैं, मतलब 5 न्यूटन बल हटा लेते हैं, तो यह रबर शीघ्र से ही अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, शीघ्रता से आ जाता पहले। ठीक है, इसी तरह जो है यह आपका स्टील है, इस पर हमने फोर्स अप्लाइड किया तो हमें देखते हैं कि इसकी लंबाई में बहुत ही कम वृद्धि होती है। रबर की अपेक्षा इसकी लंबाई में कम वृद्धि होती है, अर्थात इसने हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध किया हुआ है। अर्थात डिफॉर्मिंग फोर्स तो अप्लाइड किया गया, बट इसके द्वारा उत्पन्न अपने आकृति अथवा आकार में होने वाले परिवर्तन का इसने ज़्यादा विरोध किया, इसलिए जो है यह क्या है, अधिक प्रत्यास्थ है। मतलब प्रत्यास्थता का गुण इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। तो यह प्रत्यास्थता होता है। हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसको देखिए। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता की सीमा के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक स्प्रिंग हम लिए, ये वाला स्प्रिंग, इस पर हमने प्रारंभ में 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं, अप्लाइड किया। तो हम देखें कि ये यहाँ ऐसे आ गया। फिर 5 न्यूटन जब हमने इससे हटा लिया तो ये अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। फिर से हम इस फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ा दिए, 5 से 10 कर दिए, 10 से 15 कर दिए, और एक एक प्रेक्षण का उपरांत जो है हमने इस फोर्स को हटाते गए। तो देखें कि इस एक डिफॉर्मिंग फोर्स के एक निश्चित मान तक यह अपने पूर्व आकृति अथवा आकार को क्या कर ले रहा है, प्राप्त कर ले रहा है।
जहाँ तक डिफॉर्मिंग फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू तक यह अपने आकृति अथवा आकार को पुनः प्राप्त कर ले रहा है, वहाँ तक जो इलास्टिसिटी होगी वह इलास्टिसिटी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंतर्गत होगी, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा होगी। मतलब जब किसी वस्तु पर बाह्य बल हम आरोपित करते हैं और उस बाह्य बल का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाकर जब हम इसके बाह्य विरूपक बल को छोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में वस्तु के अंदर जो इलास्टिसिटी होता है वह इलास्टिसिटी के कारण वस्तु अपनी पूर्व आकृति अथवा आकार को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। लेकिन बाह्य विरूपक बल का जब हम एक मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, अधिकतम मान दे देते हैं, और उस अधिकतम मान के बाद और हम वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो हमें देखते हैं कि यह वस्तु अपने पूर्व आकृति अथवा आकार को प्राप्त नहीं कर लेती है। तो जिससे पहले मतलब कि बाह्य विरूपक बल के मैक्सिमम मान तक, जहाँ तक वह अपने पूर्व आकृति अथवा आकार को क्या कर ले रही है, प्राप्त कर ले रही है, पुनः प्राप्त कर ले रही है, प्रत्यास्थता की उस निश्चित मान को हम प्रत्यास्थता की क्या बोलेंगे, सीमा बोलेंगे। तो यहाँ पे से डिफिनेशन हम नोट करते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसे हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व आकृति अथवा आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। इसके बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वस्तु अपने पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौटेगी, अर्थात अपनी पूर्व आकृति अथवा आकार को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो एक डिफॉर्मिंग फोर्स के एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही जो है कोई भी वस्तु अपनी पूर्व आकृति अथवा आकार को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। उस वैल्यू तक जो प्रत्यास्थता होगा वह प्रत्यास्थता लिमिट के अंतर्गत होगा, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग होगा ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। इस हेडिंग में हम लोग को पता है कि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे बहुत पास होते हैं और इनके बीच जो अंतर आणविक बल काम करता है वह बहुत ही प्रबल होता है। ठोस की कुछ संरचना को हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए ठोस के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच काम करने वाले अंतर परमाणविक बल को एक स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पर हम जुड़ा हुआ मान सकते हैं। यह स्प्रिंग अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ एक फोर्स है जो दो अणुओं के बीच काम करता है। यह एक व्यवस्था दिखाया गया है। इस तरीके से साम्य स्थिति में किन्हीं दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह साम्य दूरी कहलाती है, जिसे हम अंतर आणविक परास बोलते हैं, जिसे R0 से डिनोट करते हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच का जो है ये अरेंजमेंट होता है। और साम्य स्थिति में ठोस के अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल काम करता है बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें तो यह एक ग्राफ होगा, इसको यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिएगा।
ठीक। इधर इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी हम प्रदर्शित कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो है इनके बीच की दूरी को जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। इधर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वाई एच के धनात्मक दिशा में है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये वाली जो एनर्जी है यह एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे है ये वाली एनर्जी, ठीक है। तो आर और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो है एक ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि साम्य स्थिति में जो आर नाट होगा, उस आर नाट के संगत जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अरेंजमेंट व्यवस्था होगी एनर्जी का, वह सबसे मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। तो ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे मिनिमम एनर्जी जो है यहाँ पर हमको मिलती है, यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा वो उतना ही कम वैल्यू जो है रखता है। और इसके संगत यहाँ पर जो है मूल बिंदु से यह एक डिस्टेंस आर नाट होगा, जिसको हम अंतर आणविक परास बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू को बढ़ा दें, तो आर की वैल्यू को बढ़ाने के बाद हमें मिलेगा, मतलब कि जब आर की वैल्यू आर नाट से अधिक होगी, तो इस कंडीशन में देखिए ये आर की वैल्यू आर नाट से अधिक, तो इधर जो है एनर्जी इधर आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब है कि यह एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ से ये इसकी एनर्जी बढ़ रही है। फिर से आर इज लेस देन आर नाट अगर हम करें, तो आर इज लेस देन आर नाट का मतलब अब इधर जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर देखिए जब 0 होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो प्रकृति में कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी अणु जो है, कोई भी सिस्टम अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी के फॉर्म में रहना पसंद करता है। कोई भी सिस्टम कम से कम एनर्जी रखना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो है जब भी हम कि इनको जो है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस मॉलिक्यूल्स को, ठोस के मॉलिक्यूल्स को किसी भी बाह्य बल के द्वारा हम या खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ अगर हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए, ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ चला आएगा और ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ चला जाएगा, तो इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है आर नाट, यह बढ़ जाएगा। जब आर नाट बढ़ जाएगा तो इनके बीच इस टाइम जो है कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहाँ जो है फोर्स लगेगा, इसका एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल स्थिति में चले आएंगे। और ये वाला फोर्स जो होता है, यही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो इस तरह से जो है इलास्टिसिटी के अंतर्गत जब हम ठोसों पर से एक्सटर्नल फोर्स अथवा जो है विरूपक बल का मान हम हटा लेते हैं, तो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे मॉलिक्यूल्स अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। कब, ये सब कुछ जो है कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड होता है प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। लेकिन जब यह बाह्य बल एक निश्चित मान पर पहुँच जाता है, अर्थात इनके अणुओं की बीच की दूरी को हम इतना ज़्यादा कर देते हैं कि अब ये मॉलिक्यूल्स अपनी पूर्व स्थिति में अर्थात साम्य स्थिति में नहीं आ पाते हैं, तब हम कहते हैं कि इनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो जब इनके अंतर्गत प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे प्लास्टिक। क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। और इसके गुण को प्लास्टिकता का नाम दे देंगे, प्लास्टिक अथवा पूर्ण सुघट्य के नाम से जानेंगे, पूर्ण सुघट्य पदार्थ, ठीक है। तो ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार में ठोस के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स जो है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा अर्थात एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हों। जब इस पर जो है कोई बाह्य बल लगाकर इन्हें कंप्रेस किया जाता है या इसे टेंसाइल किया जाता है, खींचा जाता है, तो इनके बीच जो है वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। और यह वैद्युत बल आप लोगों को पता है कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का वैद्युत बल, एक आकर्षण वैद्युत बल और एक प्रतिकर्षण वैद्युत बल होता है। जब ठोस के अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है तो इस स्थिति में इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और घटाने के उपरांत भी इनकी स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ने लगती है। इस तरीके से जो है यहाँ पर
इनके बीच जो आकर्षण बल जो काम करेगा, आकर्षण बल के कारण ये मॉलिक्यूल्स अपने पास अपनी पूर्व स्थिति में आने लगेंगे, और प्रतिकर्षण बल के कारण भी जो है अगर इनको मतलब हम दबा दें तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौटने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार होता है। नेक्स्ट हेडिंग होगा हम लोगों का प्रतिबल। प्रतिबल जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की आकृति अथवा आकार या दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह विरूपक बल उस वस्तु के एक परिच्छेद क्षेत्रफल पर कार्य करता है, और साम्य स्थिति में वस्तु के अंदर एक प्रत्यानयन बल भी उत्पन्न हो जाता है जो बाह्य बल का विरोध करता है। ठीक है, साम्य स्थिति में आंतरिक प्रत्यानयन बल बाह्य विरूपक बल के बराबर होता है, और यह आंतरिक प्रत्यानयन बल वस्तु के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर जितना फोर्स काम करेगा, जितना फोर्स अप्लाइड करेगा, जैसे मान लीजिए यह एक हमने छड़ लिया जिसका यह अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और इसको हम खींचने का प्रयास किए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। यह जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके द्वारा हम इसको खींचने का प्रयास किए, तो इसमें फिनोमेना क्या होगा? इस छड़ के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स, आंतरिक प्रत्यानयन बल काम करने लगेगा जो बाह्य बल का क्या करेगा? विरोध करेगा। हमें देखते हैं कि जब प्रारंभ में एक्सटर्नल फोर्स हम कम मैग्नीट्यूड का जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब इस छड़ की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पर जब एक्सटर्नल फोर्स का मान हम बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो थोड़ी सी जो है इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोजिशन फोर्स जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, वह रिस्टोरिंग फोर्स किधर काम करेगा? तो इधर काम करेगा, इस फेस पर इधर काम करेगा और इस फेस पर इधर काम करेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एफ रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक, तो यह साम्य स्थिति में यह प्रत्यानयन बल जो है इसके परिच्छेद पर, ये जो आंतरिक परिच्छेद है कुछ ऐसे, इस पर जो है एक फोर्स अप्लाइड किया। जैसे मान लीजिए कि ये जो छड़ लिया गया इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वह ए है, और आंतरिक प्रत्यानयन बल इस पर कितना काम कर रहा है? एफ काम कर रहा है। तो पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स काम करेगा? एफ बाई ए काम करेगा। मतलब ये क्षेत्रफल पर एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितनी न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होगा? एफ बाई ए। तो साम्य स्थिति में, किसी भी वस्तु की साम्य स्थिति में आंतरिक प्रत्यानयन बल के द्वारा उस वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम नोट कर लें। साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर कार्यरत आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अर्थात प्रतिबल बराबर साम्यावस्था में आंतरिक प्रत्यानयन बल
होल डिवाइडेड बाई परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे और साम्यावस्था में आंतरिक प्रत्यानयन बल F होगा और परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा आपका A होगा। तो सिग्मा इक्वल F बाई ए, सिग्मा इक्वल F बाई ए। साम्यावस्था के कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है। तो कभी कभी यहाँ अगर बाह्य बल भी लिखा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ बाह्य बल क्या हो, लेकिन वास्तव में यह प्रतिबल आंतरिक प्रत्यानयन बल के कारण बनता है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दें तो किसी भी पृष्ठ के पर यूनिट एरिया पर अभिलंबवत कार्यरत जो बाह्य बल होता है उसको हम दाब का नाम ले देते हैं, तो दाब बन जाएगा। तो दाब में और प्रतिबल में अंतर यह है कि दाब किसी वस्तु के पर यूनिट एरिया पर एक्सटर्नल फोर्स होता है और स्ट्रेस जो है किसी वस्तु के क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो सिग्मा इक्वल F बाई ए, यह जो है आपका प्रतिबल होगा। अगर हम इसका मात्रक देखें यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के लिए देखिए यह एक फोर्स है जो कि न्यूटन में होगा और यह ए जो है क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में होगा। तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रतिबल का मात्रक तथा बीमी सूत्र। प्रतिबल का मात्रक तथा बीमी सूत्र। प्रतिबल का मात्रक तथा बीमी सूत्र। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट पेपर में जो है आप लोग भौतिक राशियों के डायमेंशन फार्मूला बनाना सीख चुके होंगे और सेकेंड पेपर तभी समझ में आ जाएगा जब आप लोगों को जो है फर्स्ट पेपर जो है फर्स्ट पेपर के कुछ चैप्टर जो है आप लोगों को समझ में आए होंगे। उन्हीं की सहायता से जो है यहाँ पर जो है हम डायमेंशन फार्मूला जो है बनाएंगे। हम लोग जानते हैं प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल जो होता है आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा, प्रतिबल का मात्रक, उसको हम लिखेंगे बल का मात्रक, बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर पर -2। ठीक है, या पास्कल, क्या बोलेंगे इसको पास्कल बोलेंगे। ठीक है, बीमी सूत्र की अगर हम बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है MLT-2 और क्षेत्रफल का डायमेंशन फार्मूला L2 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ML-1 और T कितना हो जाएगा -2। इसका जो डायमेंशन होगा वह डायमेंशन 1 - 1 - 2, यहाँ जो पावर आता है वही इसका डायमेंशन होता है। कैसी क्वांटिटी है, तो इसमें जो है एक हम नोट लिख लेंगे। प्रतिबल जो है, प्रतिबल एक प्रदिश राशि है। प्रदिश मतलब टेंसर जिसे बोला गया, टेंसर राशि है। ठीक, तो यह प्रतिबल का मात्रक तथा बीमी सूत्र रहा। प्रतिबल के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिबल कितने प्रकार का होगा, इतना जो है आप लोग सबकी कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबल के प्रकार, और प्रतिबल के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे
स्ट्रेन विकृति पढ़ेंगे, उसके बाद हुक का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा इसको जो है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, उस पर जो है पुनः विचार करके जो है वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टार्ट में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो है डायरेक्ट जो है सेकेंड पार्ट जो है फिजिक्स का शुरू किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा, उसके बाद ही सेकेंड पेपर जो है समझ में आएगा। और ख़ास तौर से डायमेंशन फार्मूला वाला चैप्टर जो है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला हर एक चैप्टर में जहाँ जहाँ भी कोई भी राशि मिलेगी नई राशि, उसका जो है हम डायमेंशन फार्मूला जो है लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अगला वीडियो जो है, अगला लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों को कल।